Hello friends, welcome to our class and today we are going to start a new chapter that is consignment account। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मैं अपना बिजनेस है वो सपोज सूरत सिटी में, ठीक है ना। सूरत सिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पूरा बिजनेस है वो सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी जैसे सपोज कपड़े बिजनेस का मेरा बिजनेस है, ठीक है ना। मैं कपड़े क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, परचेज करने के बाद सेल करता हूँ, ठीक है, फाइन। अब मेरा बिजनेस था वो कहाँ पे था, सूरत सिटी में था। मैं बस अभी सूरत सिटी में ही क्या कर रहा था, अपना गुड्स है वो सेल कर रहा था, बराबर है। अब मुझे पता चला कि मेरा गुड्स है वो सूरत में तो सेल हो ही रहा है, साथ ही साथ बाहर भी मैं अपना गुड्स को क्या करूँ, सेल करूँ, यानी आउट ऑफ सूरत सिटी में क्या करूँ, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सूरत में भी सेल करूँ और मैं साथ ही साथ दूसरी सिटी में भी क्या करूँ, सेल करूँ। सपोज दूसरी सिटी का नाम है मुंबई, क्लियर है, सपोज मुंबई। तो मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सूरत के साथ साथ में मुंबई सिटी दोनों में क्या करूं, मैं एट द सेम टाइम मैं क्या करूं, गुड्स को सेल करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूं, वहां पे यानी कि मुंबई सिटी में मैं क्या करता हूं, अपने एक एजेंट को अपॉइंट करता हूं, अपने एक एजेंट को अपॉइंट करता हूं और उसको बोलता हूं कि तू मुंबई सिटी में जा, मैं तेरे को यहां से गुड सेल करूं, मतलब सेंड करूंगा, सॉरी, मैं यहां से क्या करूंगा, तेरे को गुड सेंड करूंगा और तू क्या करना, वहां मुंबई में अपने कस्टमर को क्या करना, सेल करना, क्लियर है। और जो भी सेल आएगा ऑब्वियसली मुझे तू भेज देना, जो भी पैसे आएंगे, क्लियर है। और हाँ, तेरे को जो भी तू काम करेगा तो उसके सेल के ऊपर मैं तेरे को सेल जितना तू सेल करेगा उस सेल के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज से क्या करूंगा, कमीशन दूंगा, क्लियर है। तो अब मैं एज एन ओनर, मैं तो ओनर हो गया, ठीक है ना, तो मैं हो गया वन ओनर हो गया, क्लियर है। और सामने वाला मेरा जो एजेंट है, क्लियर है ना, वो जस्ट एजेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा, मैं अपनी बुक्स में ये जो मेरा बिजनेस चल रहा है अभी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, ठीक है ना, ओनर और एजेंट के बीच में जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में एज एन ओनर मैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा, मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा, मैं क्या लेजर मेंटेन करूंगा। और वो कंसाइनी जो है, वो जो एजेंट है वो एजेंट क्या करेगा, अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। तो वो हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू वापस से समझाता हूं इसको, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ये मिस्टर ए है, सपोज इसका नाम ए है, ठीक है ना, और ये सूरत के निवासी है, कहाँ के हैं, सूरत के हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ओनर है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अपना गुड्स है वो मुंबई सिटी में सेल करवाना चाहते हैं। तो ये मुंबई सिटी में क्या करते हैं, एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, सपोज मिस्टर बी, क्लियर है। तो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सूरत वाला जो ओनर है वो गुड्स सेल, मतलब इसको अपॉइंट कर दिया पहले तो मुंबई में एजेंट को, क्लियर है। और फिर ये क्या करेगा, अपने एजेंट को गुड सेंड करेगा, क्लियर है, अपने एजेंट को क्या करेगा, गुड सेंड करेगा, बराबर है। और उसके बाद में उसके जितने भी एक्सपेंस भी रहेंगे मुंबई में, जो अपना एजेंट है उसको जितने भी खर्चे रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पे वो बैठा है उसका रेंट होगा प्रीमाइजेस का, ठीक है ना। फिर वहां पे गोदाउन है तो गोदाउन का रेंट भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, और वहां पे अगर कुछ और खर्चे हुए कमीशन वगैरह के भी, ठीक है ना, तो वो सारा खर्चा कौन बेयर करेगा, ये वाला ओनर बेयर करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो इसी का है ना, वो तो जस्ट एजेंट है, जस्ट सेल करने वाला है प्रोडक्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो फाइन, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सूरत वाला ओनर है वो क्या करेगा, गुड सेंड करेगा किसको, अपने एजेंट को मुंबई में। और वो मुंबई में जो एजेंट है, ठीक है ना, उसको जितने भी खर्चे होंगे वो कौन पे करेगा, ये सूरत वाला ओनर है वो पे करेगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा, जो बिजनेस का ओनर है सूरत वाला, अगर इसको पैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कुछ एक्सपेंडिचर डे टू डे के एक्सपेंस वगैरह पे करने के लिए, तो वो कौन करेगा, ये वाला है वो उसको पैसे देगा, ठीक है ना, कि ये लाइन, क्लियर है, फाइन। और ये क्या करेगा, जब भी सेल करेगा प्रोडक्ट हो, तो सेल करने के बाद में, प्रोडक्ट की सेल के बाद में जो भी सेल प्रोसीड होगा, वो सेल प्रोसीड क्या करेगा, वापस से किसको भेजेगा, ओनर को भेज देगा, बराबर है। और उसका जो भी कमीशन रहेगा वो कमीशन का अमाउंट है वो डिडक्ट करके अपने पास रख लेता है। समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक अकाउंट सेल भेजता है अपने ओनर को, जो एजेंट होता है, ठीक है ना, वो एजेंट क्या करता है, अपने ओनर को एक अकाउंट सेल भेजता है। अकाउंट सेल का मतलब ये होता है कि पूरे साल भर में उस एजेंट ने क्या किया, यानी कि पूरे साल भर में उसने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, कौन सी रेट पे किया है, उनकी क्वांटिटी क्या थी, ठीक है ना। फिर ड्यूरिंग द ईयर या ट्रांजिट में कुछ लॉस हुआ है या नहीं हुआ प्रोडक्ट का वगैरह, ठीक है ना, वो हो सकता है। फिर आपका अनसोल्ड स्टॉक आपके पास कितना पड़ा है, ठीक है ना, और उसका कमीशन कितना था वगैरह, वो सारा कैलकुलेशन क्या करता है, वो आपको पूरा बायोडेटा है वो भेजता है, कहाँ पे, अपने ओनर को भेजता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल। ये सारा एक पेपर पे लिख के भेजता है, उस पेपर को ही हम क्या बोलेंगे, अकाउंट सेल, ठीक है ना। तो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है अकाउंट सेल। तो समझ में आया। तो यहाँ पे बिजनेस क्या हो रहा है, एजेंट के थ्रू अपना बिजनेस हम करवा रहे हैं
तो एजेंट क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा और मैं एज एन ओनर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ओनर होता है, ठीक है ना, जो गुड्स भेज के सेल करवा रहा है आगे, ठीक है ना, वो एजेंट, वो जो सॉरी ओनर है, उस ओनर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंसाइनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसाइनर, ठीक है ना। जो ओनर है, जो बिजनेस में क्या कर रहा है, गुड्स को सेंड कर रहा है अपने एजेंट को, और एजेंट फिर आगे सेल कर रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ओनर बोलेंगे, और उसी का नाम है यहाँ पे कंसाइनर, उसको कंसाइनर बोलेंगे। और वो जो एजेंट होता है, उस एजेंट को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, कंसाइनी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, कंसाइनी, ठीक है, फाइन। तो कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनर यहाँ पे दो लेजर बनाता है, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है और दूसरा बनाता है वो कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट वो इसीलिए बनाता है ताकि उसको पूरे बिजनेस का, ये जो कंसाइनमेंट का जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में उसको क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो पता करने के लिए वो क्या बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनी का अकाउंट वो इसीलिए बनाता है ताकि उसको पता रहे कि कंसाइनी से कितना मुझे अमाउंट रिसीव करना है या फिर उसको कितना पेमेंट करना है, वो अमाउंट का पता करने के लिए वो क्या करता है, कंसाइनी का अकाउंट बनाता है। तो दो अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है, एक तो कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, वो कंसाइनी का अकाउंट। और क्यों बनाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। सेम वे में आपका जो कंसाइनी होता है वो सिर्फ एक लेजर बनाता है, दैट इज कंसाइनर का अकाउंट। कंसाइनर्स अकाउंट वो इसीलिए बनाता है ताकि पता चले कि कंसाइनर को कितना पेमेंट करना है या उससे कितना पेमेंट हमें लेना है, तो पेमेंट रिसीवेबल है या फिर पेबल है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करता है, कंसाइनर्स का पर्सनल अकाउंट है वो बनाता है, बराबर है, फाइन। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कितने लेजर है वो बनाने वाला है और क्यों बनाने वाला है वो आपको बता दिया, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है, दोनों की बुक्स में, फाइन। अब थोड़ा सा रूल है वो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप जर्नल एंट्री हम करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, गोल्डन रूल। देखो गोल्डन रूल ये कि अगर आप कंसाइनर की बुक्स में जब एंट्री करते हो, ठीक है ना, इस कंसाइनर की बुक्स में जब एंट्री करोगे, शुरुआत वाले जो ओनर है उसकी बुक्स में जब आप एंट्री करोगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, मतलब कि क्या होंगे, यहाँ पे एक्सपेंस भी होंगे और इनकम भी होगा, एक्सपेंस और इनकम दोनों होगा, ठीक है ना। तो इनकम और एक्सपेंस की जगह पे आपको किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, ठीक है ना। जो कंसाइनर होगा, कंसाइनर की बुक्स में जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जो होंगे तो एक्सपेंस के लिए आप क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं करके उसकी जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लियर है। सेम वे में अगर इनकम होती है तो इनकम को आप क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पे इनकम को क्रेडिट नहीं करके किसको अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कंसाइनर जो रहेगा वो क्या करेगा, सभी इनकम की जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा और सभी इनकम एक्सपेंस और लॉसेस की जगह पे वो क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है। अभी जनरल एंट्री वाले में और बताता हूं। फिर कंसाइनी क्या करेगा, तो कंसाइनी क्या करता है, क्योंकि देखो कंसाइनी के खुद का तो खर्चा है नहीं, वो तो खर्चा तो उस ओनर का है, खुद का थोड़ी है, वो तो जस्ट एज एन अपॉइंट हुआ है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, जब भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि अपना खुद का खर्चा तो है नहीं उसका, क्लियर है, वो तो कंसाइनर का है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट करेगा। सेम वे में अगर इनकम होगा, लाइक उसने सेल किया तो सेल से इनकम हो गया, तो इनकम को वो क्रेडिट, सेल को अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि सेल अगर खुद का होता तो सेल अकाउंट क्रेडिट करता, तो खुद की इनकम तो है नहीं, वो तो कंसाइनर की है, तो कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। यानी कि शॉर्ट में समझो कि कंसाइनर के बुक्स में इनकम और एक्सपेंस की जगह पे आपको किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है। अगर एक्सपेंस है तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना है, और अगर आपका इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। सेम वे में अगर आपको कंसाइनी की बुक्स में अगर एंट्री करते हो, ठीक है ना, तो कंसाइनी की बुक्स में आपको क्या करना है, कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है। अगर आपका एक्सपेंस है तो कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट करो, और अगर आपका इनकम है तो आप क्या करो, कंसाइनर के अकाउंट को क्रेडिट करो, ठीक है। सो आप फटाफट क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके आगे की जो जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, ठीक है, फाइन। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, अब जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में हम जर्नल एंट्री को डिस्कस करते हैं, और अपने आप को पहले क्या करो, आप कंसाइनर एज्यूम करके चलो कि हम कौन है, कंसाइनर है, बिजनेस के ओनर है, हम अपने एजेंट को गुड्स भेज रहे हैं और गुड्स क्या कर रहा है, वो आगे सेल कर रहा है, क्लियर है, ये प्रोसीजर है। तो अपने आप को कंसाइनर बना लिया, ठीक है, ओनर बना लिया। सबसे पहले मैं गुड्स को डिस्पैच करूंगा, भेजूंगा अपने एजेंट को, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या करूंगा, जब गुड्स को डिस्पैच करूंगा अपने एजेंट को, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना। सेम वे में अगर एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट बिजनेस से एक्सपेंस हुआ है, अब वो एक्सपेंस का पेमेंट या तो मैं करूंगा या फिर मेरा एजेंट करेगा। अगर देखो एक्सपेंस है बिजनेस का, चाहे मैं करूं या तो वो करे, है तो एक्सपेंस, तो डेबिट क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस की जगह पे हम यहाँ पे क्या डेबिट करने वाले हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर इनकम होता है तो क्या क्रेडिट करने वाले हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेंस हुआ है, चाहे मैं पे करूं या फिर वो करे, है तो एक्सपेंस, तो क्या डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, दोनों ही सिचुएशन में। लेकिन अगर मैंने पे किया है तो मेरे पास से कैश जाएगा या फिर चेक जाएगा, तो टू कैश टू बैंक करूंगा, क्लियर है। लेकिन मेरे एजेंट ने अगर पे किया है तो मेरे पास से कैश बैंक तो नहीं जाएगा, तो फिर मैं उस एजेंट का नाम लिखूंगा, यानी टू कंसाइनी अकाउंट करूंगा, ठीक है। तो देखो, मैंने अगर पे किया एक्सपेंस का, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। सेम वे में अगर कंसाइनी ने एक्सपेंस का पे किया है तो मैं एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। देखो फटाफट, कंसाइनी अगर एक्सपेंस का पे करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, और अगर कंसाइनी पे करेगा तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि कंसाइनी को क्रेडिटर बना दिया, उतना पैसा उसके अकाउंट में प्लस कर देंगे, क्योंकि अपने बिहाफ पे उसने पेमेंट कर रखा है, ठीक है ना। चलो, फिर व्हेन कैश चेक बी आर रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, ये तो बहुत कॉमन एंट्री आपकी। जब भी आपको किसी से कैश मिलता है, जैसे बी से आपको कैश मिला, आप एंट्री क्या करते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। सेम वे में कंसाइनी से मिलेगा तो आप एंट्री क्या करो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है ना। कभी कभी आपको बिल्स रिसीवेबल भी रिसीव होता है, ठीक है ना। बिल भी आप लिखते हो किसके ऊपर, कंसाइनी के ऊपर। तो अगर आपने बिल ड्रॉ किया है कंसाइनी के ऊपर, तो आप एंट्री क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो देखो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट होता है व्हेन कैश या चेक पे टू कंसाइनी। अगर आपने कंसाइनी को चेक है या फिर कैश है वो पे किया है, तो नॉर्मल सी हमारी कॉमन एंट्री होती है। किसी को भी अगर पेमेंट करते हो तो टू कैश टू बैंक करते हो, डेबिट करते हो रिसीवर को, जिसको भी आपने पेमेंट किया है। तो कंसाइनी को पे किया है तो आप एंट्री क्या करोगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो देखिए, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब क्या होता है, व्हेन गुड्स सोल्ड और टेकन ओवर बाय कंसाइनी। देखो होगा क्या, आपने गुड्स उसको भेजा ना कि सेल कर दो एजेंट को। अब एजेंट ने गुड्स को सेल कर दिया, एजेंट ने क्या कर दिया, गुड्स को सेल कर दिया। तो अगर गुड्स आगे सेल किया, सपोज कैश किया उसने, कैश में सेल किया, बराबर। तो कैश में सेल किया तो वो बिजनेस का इनकम है या नहीं है, इनकम तो है ना, भले उसने सेल किया हो या मैंने तो नहीं किया, उसने ही किया सेल, कोई भी करे सेल, बिजनेस का इनकम है कि नहीं, कंसाइनमेंट बिजनेस का इनकम है कि नहीं। तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू कंसाइनमेंट करेंगे, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होना फिक्स ही फिक्स है, क्योंकि इनकम हो रहा है। अब डेबिट किसको करे, तो देखो डेबिट है, मेरे पास से कैश, मेरे पास कैश थोड़ी आया, वो तो बैठा है मुंबई में, ठीक है। सपोज वो मुंबई में बैठा है एजेंट, और वहां पे उसने कैश में सेल किया, तो उसके पास कैश आया होगा, मेरे पास अभी तक कैश नहीं आया, तो मैं कैश को डेबिट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एजेंट को ही डेबिट करूंगा, क्योंकि एजेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या एंट्री करूंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर है। तो जब भी वो सेल करेगा कैश में, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि मेरा इनकम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर वो कंसाइनी क्या करता है, खुद के लिए विड्रॉ कर देता है, मतलब खुद के लिए गुड्स लेके चला जाता है बिजनेस में से, खुद के काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो क्या करता है, गुड्स का विड्रॉ कर देता है। वो कौन, एजेंट। वो एजेंट ने खुद के काम के लिए गुड्स है वो विड्रॉ कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बोलो। देखो, भले उसने गुड्स विड्रॉ किया या फिर किसी और को बेचा, है तो बिजनेस के लिए तो इनकम ही हो गया ना, क्योंकि गुड्स गया तो पैसा आएगा बदले में, बराबर है। चाहे वो एजेंट ले या फिर किसी और कस्टमर को बेचे, तो है तो बिजनेस का तो इनकम ही है ना, गुड्स गया और पैसा आने ही वाला है, बराबर है। अब वो एजेंट से आए कि कहीं से भी आए, लेकिन होने वाला तो इनकम ही है ना। तो इनकम है तो क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे किससे पैसा लेना है अपने को, किसको सेल किया अपने, कंसाइनी को। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि सेम एंट्री हो जाएगी आपकी, जब वो गुड्स सोल्ड करेगा तब, और जब वो गुड्स है वो टेकन ओवर बाय कंसाइनी, जब गुड्स है वो कौन लेगा, कंसाइनी लेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी सेम जनरल एंट्री है वो पास हो जाएगी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, फाइन। अब देखते हैं हमारा व्हेन कमीशन पेबल टू कंसाइनी। कंसाइनी को है ना बहुत सारे कमीशन, तीन तरीके के कमीशन है वो मिलते हैं। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या कमीशन है, ठीक है ना, अच्छे से उसके बारे में डिस्कशन अलग से करेंगे, बराबर है। अभी फिलहाल कोई भी कमीशन दिया जाए, एक्सपेंस होगा, एंट्री तो सेम ही होगी। देखो वो मेरा एजेंट वहां पे बैठा है, मेरे बिहाफ पे वो सेल कर रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या दे रहा हूं, कमीशन। तो बोलो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस होगा ना,
एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस की जगह पे मैं किसको डेबिट करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को। अब क्या वो मुझे उसको कंसाइनी को कैश में देना है क्या, कमीशन का अमाउंट उसको कैश में देना है, नहीं ना, उसका अकाउंट पहले से ओपन है अपने पास, तो उसके अकाउंट में एडजस्ट करूंगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि कमीशन तो एक्सपेंस होता है। और टू कैश नहीं करूंगा, कैश में थोड़ी देना है इसको मुझे, उसका तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, तो उसके अकाउंट में क्या करूंगा, इतने प्लस करूंगा, ठीक है। सो एंट्री हो जाएगी आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग अकाउंट। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग अकाउंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना ये वाली। नेक्स्ट, व्हेन बैड डेट इज टू बी बोर्न बाय, ठीक है ना। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि वो जो हमारा एजेंट है, जो कंसाइनी है, वो क्या करता है, क्रेडिट पे गुड्स को सेल करता है, ठीक है ना। मैं सूरत में हूं, ठीक है ना, मैं कंसाइनर, और मेरा कंसाइनी कहां पे बैठा हुआ है, एजेंट मुंबई में, और मुंबई में वो क्या करता है, कई बार क्रेडिट सेल कर देता है, और जब भी क्रेडिट सेल किया जाता है तो डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं, और जो डेटर्स होते हैं कई बार हो सकता है ना उसमें से बैड डेट हो जाए, तो बैड डेट हो जाएगा, तो बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब वो बैड डेट हो जाएगा, उसका लॉस कौन बेयर करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है दो सिचुएशन। तो देखो दो सिचुएशन क्या है, व्हेन बैड डेट इज टू बी बोर्न बाय, बैड डेट कौन बेयर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है या नहीं करनी है। सो अगर बैड डेट है वो बोर्न कौन कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है, ठीक है ना। अगर कंसाइनर कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि कंसाइनर कर रहा है, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, देखो लिखा हुआ तो नॉर्मली नहीं रहता है, लेकिन एक चीज से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंसाइनर बेयर कर रहा है या कंसाइनी कर रहा है, ठीक है ना। कैसे, अगर कंसाइनर को अगर कंसाइनी को, अगर वो एजेंट है, उस एजेंट को हम क्या करते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर देते हैं, हमारे एजेंट को अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन अगर देते हैं, ठीक है ना, और भी बाद में थोड़ा अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, फिलहाल जर्नल एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सो अगर कंसाइनी को क्या करते हैं, हम डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन हम कंसाइनी को इसीलिए देते हैं अलग से सेपरेट, वो ऑर्डिनरी कमीशन तो दे ही रहे उसको सेल के ऊपर, लेकिन डेल क्रेडिटर एक्स्ट्रा कमीशन है, वो कमीशन क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर वो क्रेडिट पे सेल करता है और अगर बैड डेट हो जाता है तो बैड डेट का लॉसेज कौन बेयर करेगा, वो कंसाइनी एजेंट खुद बेयर करेगा, अपन बेयर नहीं करेंगे। तो देखो बैड डेट होगा, अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है उसको अलग से, अगर उसको कमीशन दे रहे हैं टू प्रोटेक्ट द बैड डेट, तो फिर क्या होगा, तो बैड डेट कौन बेयर करेगा, वो कंसाइनी करेगा। और अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन उसको नहीं दे रखा है तो फिर कौन किसको करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको अलग से कोई सेपरेट कमीशन नहीं दिया है। तो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है तो कौन बॉर्न करेगा रिस्क ऑफ बैड डेट, वो करेगा कंसाइनी एजेंट करेगा, ठीक है ना। और अगर नहीं दिया है डेल क्रेडिटर कमीशन तो कौन बेयर करेगा, हम खुद बेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखा, सो अगर कंसाइनर क्या करता है, जो बैड डेट को बॉर्न करता है, यानी कि नो डेल क्रेडिटर कमीशन, अगर आपने एजेंट को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है तो कंसाइनर बेयर करेगा, ठीक है ना। और ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री करनी है, देखो बैड डेट होता तो लॉस है, ठीक है ना। सपोज हमने डेल क्रेडिटर कमीशन एजेंट को नहीं दिया तो लॉस हो गया बैड डेट का, तो एंट्री तो मुझे करनी पड़ेगी ना। बोलो एक्सपेंस और लॉसेज को हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो होने ही वाला है क्योंकि लॉस हो गया बैड डेट का। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कंसाइनी अकाउंट, इतना पेमेंट कंसाइनी से कम लेने वाले, क्लियर है। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट करेंगे। अगर कंसाइनर बॉर्न करता है रिस्क ऑफ बैड डेट तो आपको एंट्री क्या करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो पता चलेगा अपने को, ठीक है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं हम एजेंट को, अगर हम एजेंट को डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हम एक्स्ट्रा कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बैड डेट का लॉस हम बेयर नहीं करने वाले, इसीलिए तो उसको कमीशन दे रहे हैं। तो उसको जब डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं तो हमारे को कोई मतलब नहीं है कि बैड डेट कितना हुआ है, वो जाने, उसका काम जाने, बराबर है। यानी कि हम वो रिस्क है वो बेयर नहीं करने वाले, और जब हम रिस्क बेयर करने ही नहीं वाले तो फिर हम जर्नल एंट्री क्यों करिए, ठीक है ना। वो कंसाइनी खुद की बुक्स में एंट्री करेगा, तो जब कंसाइनी की बुक्स में जब मैं बताऊंगा आपको जर्नल एंट्री, तो उस टाइम मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखो, व्हेन बैड डेट इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर कब बॉर्न करेगा, जब डेल क्रेडिटर कमीशन एजेंट को नहीं दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री पास करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को तो फिर कंसाइनी है वो रिस्क बेयर करेगा और फिर हमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में फॉर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक, कई बार क्या होता है गुड्स जो भेजा एट द ईयर एंड उसमें से कुछ बच जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए सिमिलर एंट्री पास करनी है जो हम जनरली फाइनल अकाउंट में करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करते हो आप, जनरली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री करते हो आप, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे आपको लिखना है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी। तो देखो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर है? सिमिलर एंट्री है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर है। सो आई होप आप लोगों को ये जनरल एंट्री है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? अच्छे से इसको एक बार लिख दो, वापस से पूरा रिवाइज कर लो, फिर हम क्या करते हैं इसके आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक। सो फ्रेंड्स, अभी हम आगे का हमारा डिस्कशन करते हैं और आगे का डिस्कशन है आपका कि क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन करना है। जो कंसाइनमेंट स्टॉक बचता है एट द ईयर एंड कंसाइनी के पास, उसका हमें वैल्यूएशन कैसे करना है। होता है क्या एक्चुअली कि हम जितना भी गुड्स है वो कंसाइनी को भेजते हैं, वो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ड्यूरिंग द ईयर में सेल हो जाए। हो सकता है एट द ईयर एंड में कुछ ना कुछ इसमें से स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाए, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए सिंपल सा है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें हमने सेंड किया था वो तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ उसमें क्या कर दो आप, प्लस कर दो आप एक्सपेंडिचर जो जो इनकर हुआ है, ठीक है ना, और जो लॉसेस वगैरह है उसका भी आप क्या करो इसमें एडजस्ट कर दो, ठीक है ना। उस तरीके से करना है, तो मैं आपको बताता हूं अभी। साथ ही साथ लॉसेस कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या रहेगी उनकी, वो भी देखेंगे, बराबर है। तो देखते हैं सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग और कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक का आपको वैल्यूएशन कैसे करना है, तो देखो मैंने अमाउंट के दो कॉलम आपके बना रखे, एक तो यूनिट्स का बना रखा है और एक अमाउंट रुपीज का कॉलम बना रखा है। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो ले लेना है आपको। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सपोज हमने 1000 यूनिट्स है वो सेल किए 100 रुपीज वाली, रेट कितना था 100 रुपीज और 1000 यूनिट्स थी हमारी, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया 1 लाख, तो यहाँ पे आप 1 लाख लिखोगे, 1000 यूनिट्स यहाँ पे आप लिखोगे, बराबर है। चलो यानी टोटल लेना आपको। देन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स इनकर बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने जितना भी खर्चा किया है उसमें से जो नॉन रिकरिंग के एक्सपेंडिचर्स है, जनरली तो सारे नॉन रिकरिंग ही करता है, ठीक है ना। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो कंसाइनर इनकर करेगा उसको आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एड बैक करना है, और उनका कोई भी यूनिट्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी खर्चा उसने किया है कंसाइनर ने नॉन रिकरिंग नेचर का, ये क्या होता है नॉन रिकरिंग, थोड़ी देर के बाद में आपको मैं बताता हूं, बराबर। तो फिर ये यहाँ पे टोटल कर दोगे आप, यहाँ भी टोटल कर दोगे। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, लॉस को माइनस करना है। लॉस में नॉर्मल लॉस को माइनस करना है, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूँ, बराबर है। तो नॉर्मल लॉस आप माइनस करो ना, नॉर्मल लॉस के लिए आपको ध्यान में रखना सिर्फ यूनिट को माइनस करना है, सिर्फ यूनिट को। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स का ही आपका नॉर्मल लॉस हुआ है, तो आप क्या करोगे 10 यूनिट को माइनस करोगे, कॉस्ट को कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो कॉस्ट के कॉलम में आप क्या करोगे, डैश करोगे और सिर्फ यूनिट यहाँ पे आप क्या करोगे, मेंशन करोगे, बराबर। फिर आप नेट करके यहाँ नेट यूनिट्स आ जाएगी और यहाँ पे आपका कॉस्ट आ जाएगा, बराबर है। चलो उसके बाद में आपको क्या कर देना है, एब नॉर्मल लॉस अगर हुआ है, ठीक है ना। देखो ये सब इफ एंड अगर हुए हैं तो करने, वरना इनको क्या करना है 0 आप ले सकते हो। सो एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस क्या है कि आपको यूनिट्स में कितने यूनिट्स का आपका एब नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है ना, वो यूनिट्स ले लो यहाँ पे। उसके बाद में उसका रेस्पेक्टिव कॉस्ट कितना है वो कॉस्ट भी लेना है ना। कॉस्ट कैसे निकालेंगे एब नॉर्मल लॉस का, तो देखो एब नॉर्मल लॉस का यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला आपको टोटल लेना है, पहले ये टोटल कॉस्ट लेना है और इसमें इतनी यूनिट से डिवाइड कर देना है। ये वाले कॉस्ट में से ये है वो आप क्या कर देना है, डिवाइड बाय कर देना है, बराबर है। तो 1 यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना है जितने यूनिट्स का आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करता हूं वापस से, ये वाला जो कॉस्ट आएगा, ठीक है ना, वो इतनी यूनिट का कॉस्ट है, तो ये वाला कॉस्ट डिवाइड बाय ये वाली यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ये वाली यूनिट्स, तो आपको मिल जाएगा ये एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। चलो फिर ये सारा नेट एडजस्ट करने के बाद में, और हाँ यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस जो रहता है आपका, एबनॉर्मल लॉस को 3 तरीके से हम डिवाइड करेंगे। एक तो उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला आपको, बराबर है। उसमें से आपने सेल एज ए स्क्रैप कितना किया, आपने स्क्रैप की तरह आपने कैसे सेल किया, कितना किया वो वाला, और बाकी अगर अनसोल्ड रहा, कुछ भी बिका नहीं, ठीक है ना, कुछ मिला नहीं आपको, तो उसको हम एक्चुअल लॉस कंसीडर करेंगे, बराबर। तो देखिए सपोज यहाँ पे 20,000 रुपीज का आपका एबनॉर्मल लॉस आ जाता है, उसमें से 10,000 का आप क्या करते हो, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है आपको, तो 10,000, 5,000 का आपने स्क्रैप की तरह इसको सेल कर दिया, बराबर, तो 5,000 इधर आ जाएगा। सो 10,000 प्लस 5,000 15,000 और टोटल लॉस कितने का था 20,000, तो यानी कि 5,000 का आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है। इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अभी थोड़ी देर के बाद में आपको मैं बताता हूं, बराबर है। ये इधर ऐसे ही चार्ट बनाना है, फिर आपको सॉरी ये स्टेटमेंट बनाना है, और स्टेटमेंट में आपको ऐसे 3 ब्रांच है वो बना देनी है, ठीक है ना। ये आपका वर्किंग नोट है, ठीक है ना, और एक ही स्टेटमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, साथ ही साथ आपको एबनॉर्मल लॉस भी मिल जाएगा। आपको अलग से सेपरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। चलो फिर
ये होने के बाद आपको क्या कर देना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी ने भी तो खर्चे किए हो सकते हैं, तो कंसाइनी के भी खर्चे लेना है, लेकिन कौन से वाले, सिर्फ नॉन रिकरिंग के खर्चे है वो आपको यहाँ पे एड बैक कर देना है। उसका यूनिट तो रहेगा नहीं, यहाँ पे आपके सिर्फ क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी। फिर प्लस करने के बाद में आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल कॉस्ट या एडजस्टेड कॉस्ट बोलेंगे, बराबर है। अब क्या करना है, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो आप देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये वाली मिलेगी आपको, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या बोला मैंने, यूनिट सेंड, जितनी हमने यूनिट भेजी थी, ये वाली जितनी यूनिट हमने भेजी थी, माइनस करो यूनिट लॉस्ट। लॉस कितनी हो गई यूनिट्स, तो लॉस आपके या तो ये वाली होगी या तो ये, या दोनों हो सकती है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है इसमें से, या आपको शॉर्ट में कहूं ना तो आपको यहां पे मिल जाएगी, क्योंकि ये कैसे आया, इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद में ही तो ये वाला आया है। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, बराबर है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर वाला, ठीक है ना, अनसोल्ड मतलब कितनी आपकी रिमेनिंग यूनिट्स बची थी अच्छी वाली, ठीक है ना, तो वो वाली वो ये वाली यूनिट्स बचेगी यहाँ पे, बराबर। तो ये यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बराबर है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट सेंड कितनी, भेजी कितनी, उसमें से लॉस कितनी होगी वो माइनस कर दो, और फिर मल्टीप्लाई आपको करना है क्लोजिंग में कितनी यूनिट्स आपके पास बची है, उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, बराबर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स क्या है और ये लॉसेस कौन कौन से हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लर्न कर देना, बराबर। हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस लगेगा, वहां पे ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से काम में आएगा। और अगर ये नहीं भी होते तो आप इनको 0 है वो प्लेस करेंगे, तो नहीं भी होगा तो भी स्टेटमेंट आपका वर्क कर जाएगा, बराबर है। चलो अब यहां पे देखते हैं। अब होता है ना कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स क्या, आपका क्वेश्चन यही होगा सीधा कि सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स क्या है जो आपने अभी बनाया। तो देखो नॉन रिकरिंग, मैं आपको एक पहले यहां पे बता देता हूं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रीमाइसेस ऑफ द कंसाइनी। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे सपोज मैंने गुड्स सेंड किया, अब गुड्स सेंड किया तो मैंने इसके ऊपर सपोज फ्रेट का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे किए, हो सकता है मैंने इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वगैरह पे की, रास्ते में ऑक्ट्रो आया उसका पेमेंट हुआ, बराबर है। फिर हो सकता है कि मैंने डिस्पैच करने का कुरियर का खर्चा वगैरह है वो सारा हमने किया, इस तरीके से मतलब खर्चे किए मैंने यहाँ पे, बराबर है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी करवा सकता हूं मैं, बराबर। तो वो सारा मैंने खर्चा किया और भेज दिया मैंने गुड्स को, बराबर। अब हो सकता है कंसाइनी जब लेगा उसको तो उसका क्लियरेंस करवाने का खर्चा हो गया, हो सकता है वो भी वहां पे फ्रेट पे करे, अनलोड करने का गुड्स वगैरह, या फिर फ्रेट हमने पे नहीं किया वो फ्रेट पे कर रहा है। तो इस तरीके से खर्चे कंसाइनी भी क्या करता है, यहाँ पे करता है। तो कहने का मतलब गुड्स मैंने जब यहाँ से भेजा, कंसाइनर ने जब गुड्स को भेजा, ओनर ने जब गुड्स को भेजा कंसाइनी के लिए, तो जैसे ही कंसाइनी को एक बार मिल जाता है गुड्स, जैसे ही कंसाइनी को एक बार गुड्स मिल गया, वहां तक जितने भी खर्चे हुए थे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। क्या कहलाते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। शॉर्ट में बोल सकता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस को ही हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। तो गिने चुने एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखी है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसको लर्न करो। आप क्या करो, हमेशा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि एक बार कंसाइनी के प्रीमाइजेस तक गुड्स चला गया, वहां तक पहुंच गया अंदर गोदाम तक, ठीक है ना, वहां तक जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे कौन से बोले जाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। लाइक फॉर एग्जांपल पैकेजिंग का खर्चा है, फ्रेट का खर्चा है, कार्टेज का खर्चा, इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वाला, बराबर, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फिर ऑक्ट्रो है, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरेंस चार्जेस वगैरह, ये सब आपके क्या होंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स रहेंगे। चाहे कंसाइनर पे करे या कंसाइनी पे करे, आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। और इसके अलावा रिकरिंग एक्सपेंडिचर सर कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ पे काम के नहीं है। तो लाइक हमारे जो कंसाइनी है उसके गोदाउन का रेंट हो गया, गोदाउन रेंट, या कंसाइनी के गोदाउन में अगर गोदाउन में जो स्टॉक पड़ा उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है ना, तो वो गोदाउन का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, स्टॉक जो पड़ा है, स्टॉक का इंश्योरेंस जो गोदाउन में पड़ा उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, वहां पे कोई स्टाफ अगर लगा रखा है उसको सैलरी दे रहे हो, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स आपके कौन से होंगे, रिकरिंग नेचर के रहेंगे, बराबर। वहां का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एक्सपेंस वगैरह वो सब, तो वो सारे खर्चे आपके कौन से होंगे, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, उसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। बस नॉर्मल एक्सपेंस की तरह आप जर्नल एंट्री जब करते थे वही करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं आएगा, सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे ही आएंगे। और वो कौन से है मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया, बराबर है। यानी कि नॉन रिकरिंग जहां पे भी लिखा है मैंने, वहां पे इनमें से अगर कोई खर्चे है या इस नेचर के खर्चे है तो वही आएंगे, अदरवाइज और भी कोई खर्चा है वो नहीं आएगा। सर कंफ्यूजन वहां हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि रुपीज
10,000 या एक्सपेंडिचर इनकर बाय कंसाइनर ऑफ रुपीज 10,000, बस इतना ही लिखा कि एक्सपेंसिव इनकर बाय कंसाइनर या कंसाइनी, बस इतना ही लिखा ना। नेचर ऑफ एक्सपेंस तो आपको गिवन ही नहीं दिया, कौन से नेचर का है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई इसको नॉन रिकरिंग माने कि रिकरिंग माने, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि खर्चा किसने किया है, कंसाइनर ने किया है कि कंसाइनी ने किया। अगर कंसाइनर ने किया है तो उसको नॉन रिकरिंग मान लो, क्या मान लो, नॉन रिकरिंग मान लो, बराबर है। कंसाइनर ने अगर खर्चा किया है तो नॉन रिकरिंग मान लो, बराबर है। लेकिन कंसाइनी ने अगर खर्चा किया है, ठीक है ना, तो उसको क्या मान लो आप, रिकरिंग खर्चा मान लो, और उसको फिर कंसीडर नहीं करना है, बराबर है। तो मैंने यहां पे दे रखा है, इफ डिटेल ऑफ एक्सपेंस इज नॉट अवेलेबल देन एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर नॉन रिकरिंग की तरह ट्रीट करो, यानी उसको लेंगे, और एक्सपेंस बाय कंसाइनी अगर है तो उसको रिकरिंग की तरह ट्रीट करेंगे, और उसको फिर यहां पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये वाला नॉन रिकरिंग वाला आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपको इजी रहेगा यहाँ पे कैसे इसको लिखना है, ठीक है ना, फाइन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉस कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। चलो सो लॉस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, एक तो नॉर्मल लॉस और एक आपका दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो होता है वो आपका अनअवॉइडेबल होता है, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल है वो भेज रहे हो आप, ठीक है ना, या फिर पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट है, कोई पेरिशेबल गुड्स वगैरह है, वो सब आप भेज रहे हो, तो उसका नेचर ही ऐसा है प्रोडक्ट का, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है। जैसे आप क्या, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है ना, फर्नीचर का बिजनेस है, और आप क्या करो, बहुत लंबे कई डिस्टेंस पे आप क्या करने वाले हो, जहां पे काफी नंबर ऑफ डेज है वो लगने वाले हैं, और अगर यहाँ से गीली लकड़ियां भेजते हो तो हो सकता है रास्ते में क्या हो जाए, थोड़ी सी सूख जाए, तो उसके जो क्वांटिटी होगा, जो वेट होगा, उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, रिडक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस हो गया आपको इनडायरेक्टली, बराबर है। या फिर आपका पेट्रोल आपने भेज दिया, पेट्रोल डीजल वगैरह भेज दिया आपने, तो उसमें भी क्या होता है, क्वांटिटी में थोड़ा बहुत तो कमी आ ही जाती है। तो ऐसे लीकेज वगैरह की तरह से भी हो सकता है। तो ये जो लीकेज वगैरह की तरह से, भाप की तरह उड़ गया वगैरह, ये सारे जो खर्चे होते हैं, इसकी वजह से जो हमें लॉस होता है, सॉरी, वो लॉस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अनअवॉइडेबल होता है, इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल है हो सकता है हमारे बस की बात, उसको रोकना नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। तो देखो, नॉर्मल लॉस ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, फॉर एग्जांपल लीकेज एटसेट्रा, लीकेज की वजह से एटसेट्रा अगर कोई आपका एक्सपेंडिचर मतलब लॉस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस, जो जनरली क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है, जिसको हम रोक नहीं सकते। सर फिर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, तो एबनॉर्मल लॉस हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से, जिसको हम रोक सकते थे, बराबर, हमारी लापरवाही की वजह से अगर कोई खर्चा हुआ है, एक्सीडेंटल कोई खर्चा हुआ है, तो जो लॉस हुआ है, सॉरी, एक्सीडेंटल कोई लॉस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। जो अवॉइडेबल है, जिसको आप रोक सकते थे, सावधानी बरतते तो फिर वो रोक सकते थे उसको, तो ऐसे लॉस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस। तो देखो, ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन, जिसको आप रोक सकते थे, सो ड्यू टू अवॉइडेबल रीजन, फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट एटसेट्रा, एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको कोई लॉस वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस, बराबर है। अब हम इसके अकाउंटिंग इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो नॉर्मल लॉस को क्या करना है, ओनली यूनिट्स इज टू बी रिड्यूस्ड, सिर्फ यूनिट को आपको माइनस करना है, और कोई भी जर्नल एंट्री है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। सिर्फ क्या करना है, ओनली यूनिट्स इज टू बी रिड्यूस्ड, सिर्फ यूनिट को रिड्यूस करना है। देखो इसमें क्या किया था हमने, नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट को यहां माइनस किया था, कॉस्ट को यहाँ पे नहीं लिया, बराबर है। तो इसका लॉजिक अब समझ में आ गया यहाँ पे। तो क्या करना है, सिर्फ यूनिट्स को आपको रिड्यूस करना है, जितने का आपका नॉर्मल लॉस हुआ है, बाकी कोई भी जर्नल एंट्री है वो आपको पास करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। चलो, तो नॉर्मल लॉस हुआ, आपको क्या करना है, बस ये स्टेटमेंट में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, बराबर। चलो, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, तो देखो एबनॉर्मल लॉस जो होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, इसकी 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, तो वो तीनों पॉसिबिलिटी को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, और उनका रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। सो देखते हैं वन बाय वन ये क्या है। इफ इंश्योरेंस क्लेम इज टू बी रिसीव्ड, जैसे कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला हो, ठीक है ना, गुड्स आपका डेस्ट्रो हो गया, जैसे 20,000 वाला एग्जांपल लिया था, 20,000 का गुड्स आपका डेस्ट्रो हो गया, ठीक है ना, और उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना पास हुआ, 10,000 का, 5,000 का सेल एज ए स्क्रैप आपने सेल कर दिया, और बाकी का 5,000 आपका क्या हो गया, एक्चुअल में लॉस हो गया। तो अब इसकी कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो देखो, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है कंपनी से, क्या ना, इंश्योरेंस क्लेम इज टू बी रिसीव्ड, रिसीव होने वाला है, अभी मिला नहीं है, सो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर्स बना देंगे, ठीक है ना। सो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट,
क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर है। फिर इफ सेल एज ए स्क्रैप, स्क्रैप की तरह अगर आपने सेल कर दिया, और एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कंसाइनी के वहां पे एबनॉर्मल लॉस हुआ हो और कंसाइनी की गलती की वजह से हुआ हो, और उसको जो लॉस का बेयर है वो कौन करने वाला है, कंसाइनी करने वाला हो। और अमाउंट इन शॉर्ट कहूं तो अगर एबनॉर्मल लॉस में से कुछ अमाउंट अगर हमें कंसाइनी से रिकवरेबल होता है तो भी आपको यही एंट्री है वो पास करनी है। देखो क्या एंट्री पास करनी है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कब, जब आप सेल एज ए स्क्रैप, स्क्रैप की तरह अगर सेल करोगे तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर है। लेकिन अगर अमाउंट रिकवरेबल होगा कहां से, कंसाइनी से अगर अमाउंट रिकवरेबल है तो आप क्या करोगे, कंसाइनी को डेबिट करोगे, कंसाइनी से अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर है। चलो फिर इसके बाद में अगर बाकी का बचा, क्योंकि देखो टोटल अमाउंट था 20,000, उसमें से सपोज 10,000 का तो क्लेम मिल गया और 5,000 का आपने सेल एज स्क्रैप कर दिया, तो बाकी बचा 5,000, वो तो एक्चुअल में लॉस हो गया, वो मिला ही नहीं हमको कहीं से भी, बराबर है। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैलेंस अमाउंट इज नॉट टू बी रिकवरेबल, एक्चुअल लॉस वही है जो हमें अभी मिलने वाला भी नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, लॉस को तो हम डेबिट ही करते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये वाली जनरल एंट्री है वो आप पास करोगे। नोट करोगे तो तीनों ही जनरल एंट्रियों में आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। मतलब कि सिंपल सा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। अभी आपको 3 जनरल एंट्री दिख रही है ना, जब आप लेजर बनाओगे तो काफी ईजी है लेजर बनाना, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सीधा देखो ये वाला देखोगे तो यहां से ही समझ में आ जाएगा। ये तीनों में से कोई भी हो, ये तीनों में से कोई भी हो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम वाला, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, तो मैं और बताऊंगा। बाय इंश्योरेंस कंपनी जितना अमाउंट 10,000 है तो 10,000। फिर ये सेल एज ए स्क्रैप है तो बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, बाय कैश बैंक, ठीक है ना, कितने से 5,000। और अगर एक्चुअल लॉस हुआ तो बाय एबनॉर्मल लॉस कितने से 5,000, जितना भी अमाउंट है आपका वो लिखोगे आप, बराबर है। आप क्या करो, एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना, और अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो। तो फ्रेंड्स अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे ऑफ योर स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है आपका, उसको हम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका इलस्ट्रेशन नंबर वो ये है, मिस राखी कंसाइन 1,000 रेडियो सेट costing ₹900 each to Miss Geeta, her agent on 1st July 2016. So मिस राकी है वो क्या है, कंसाइनर है, जिसने 1,000 रेडियो सेट किसको भेजे हैं, मिस गीता को भेजे हैं। और एक रेडियो सेट का प्राइस कितना है, ₹900, ठीक है ना, फाइन। और गीता क्या होगी आपकी, कंसाइनी होगी, ठीक है ना, फाइन। उसके बाद में लिखा मिस राखी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। राखी ने एक्सपेंडिचर्स किया है जब कंसाइनमेंट को सेंड किया होगा, यानी कि ये आपके कंसाइनर के एक्सपेंडिचर्स है। कौन से, फ्रेट है और इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कौन सा होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि गोदाम का अगर होगा तो वो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा। और वैसे भी गुड्स भेज रहा है तो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग जो भी रहेगा इंश्योरेंस, वो ऑब्वियसली कौन सा रहेगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वाला, ठीक है ना, तो नॉन रिकरिंग में कंसीडर होगा। चलो मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। क्या बोला कि मिस गीता को कितने मिले, 950 रेडियो सेट मिले ना। हमने भेजे कितने थे गीता को, 1,000 रेडियो सेट, और उसको कितने मिले, 950। दैट मीन 50 रेडियो सेट तो आपके बीच में डेस्ट्रॉय हो गए होंगे, एबनॉर्मल लॉस हो गया होगा, क्योंकि रेडियो का तो ऐसा कोई नेचर होता नहीं है कि वहां पे कोई नॉर्मल लॉस है वो हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट है आपका ओके फिर लिखा है आपका कि एन अकाउंट सेल डेट 30th November 2016 शो दैट 750 सेट्स वर सोल्ड फॉर 9 लाख एंड मिस गीता इनकर 10,500 फॉर कैरेज। सो 750 रेडियो सेट है वो गीता ने, कंसाइनी ने सेल कर दिया है, और कितने में सेल किया है, 9 लाख रुपीज में, ठीक है ना। तो सेल वैल्यू आपका 9 लाख रुपीज हो गया। मिस गीता ने खर्चा किया है कैरेज के ऊपर 10,500 का। Then लिखा मिस गीता was entitled to commission 6% on the sale effected by her। तो वो जितना भी सेल करेगी उसका 6% उसको क्या देना है, कमीशन देना है। She incur expenses amounted to ₹2,500 for repairing the damaged radio set remaining in the inventory। जो भी बचे होंगे लास्ट में इन्वेंट्री के ऊपर, उसने खर्चा किया कितने का, 2,500 का, बराबर है, क्योंकि वो डैमेज होंगे तो उसको रिपेयरिंग करवाने का खर्चा 2,500 का किया है, बराबर।
फिर लिखा है मिस राखी लॉज अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड एट ₹35,000 और इंश्योरेंस क्लेम अपने मिलने वाला है कितने का 35,000 का। और ऑब्वियसली इंश्योरेंस क्लेम किसका मिलता है, एब नॉर्मल लॉस का मिलता है। नॉर्मल लॉस का कभी भी कोई क्लेम नहीं पास होता, ठीक है ना। फाइन, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। यानी कंसाइनर की बुक में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है एज वेल एज आपको कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, मतलब कि मिस गीता का लेजर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। इन द बुक्स ऑफ मिस रेखा, कंसाइनर की बुक्स में दो लेजर बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और मिस गीता अकाउंट बनाएंगे, बराबर है। और साथ ही साथ मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन रहता है उसका भी फॉर्मेट है वो बना के रखा है। आप भी क्या करो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद में आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। और ये भी आप बना सकते हो अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक जैसा कुछ है तो, ठीक है ना। फाइन, एक और चीज, जब भी आप लेजर बनाते हो तो अगर आपको जर्नल एंट्री याद है वहां से करते हो तो बेटर है, और याद नहीं है और शॉर्टकट लगाना है तो आप ऐसे लगाओ कि अगर एक्सपेंडिचर्स होगा तो आपको डेबिट साइड में लिखना है और अगर इनकम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है, बराबर है। जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपका एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में आएगा और डेबिट साइड में अगर वो एक्सपेंस है या तो किसने किया होगा, या तो हमने किया होगा यानी कंसाइनर ने किया होगा, या तो किसने किया होगा, कंसाइनी ने किया होगा। अगर हमने किया होगा तो फिर हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक करेंगे, बराबर। और अगर कंसाइनी ने पे किया है तो फिर हम क्या कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट करेंगे। यानी इस साइड तो आने ही वाला एक्सपेंस वाला, बस या तो कैश बैंक से आएगा अगर मैंने पे किया, और अगर कंसाइनी ने किया तो उसका नाम आ जाएगा। एज वेल एज सेम इनकम के लिए भी यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले हम उन पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिसमें कोई भी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे डायरेक्टली जो लगते हैं बिना कोई एडजस्टमेंट के है वो पॉइंट हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका लिखा है कि मिस राखी ने 1000 रेडियो सेट है वो भेजे हैं 900 रुपीज वाले, ठीक है ना। तो गुड सेंट हो गया, तो आपका एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का गुड्स भेजा है, 1000 का है आपके और 900 रुपीज वाले है, ठीक है ना। ये टोटल हो गया आपका 9 लाख रुपीज, क्लियर है, फाइन। और नेक्स्ट है आपका कि ये फ्रेट और इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर मिस राखी ने किया है। तो मिस राखी कंसाइनर है तो क्या करेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करेगी या टू बैंक करेगी। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, मैं दोनों ही लिख देता हूं। चलो, क्या क्या किया इसने खर्चा है, एक तो फ्रेट का किया है और एक इसने इंश्योरेंस का खर्चा किया है। तो इंश्योरेंस फ्रेट का इसने किया है 7650 और इसने इंश्योरेंस का खर्चा किया है 3250। ये मिलाएंगे अगर आपका तो ये 900 और ये 10 यानी 10,900 का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मिस गीता ने रिसीव किया था 950 रेडियो सेट। रिसीव करने की कोई भी एंट्री होती नहीं है, और जो एब नॉर्मल लॉस है उसके बारे में बाद में। एब नॉर्मल लॉस और आपका अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन वो सब बाद में करते हैं क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। चलो, उसके बाद में लिखा है कि 9 लाख का गुड्स है वो उसने सेल किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम है। इनकम है, अब मैंने तो किया नहीं है तो कैश बैंक नहीं आएगा, उसकी जगह पे कंसाइनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे मिस गीता अकाउंट, और कितना सेल किया उसने, 9 लाख रुपीज का सेल है वो किया है, डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन अपने को, ठीक है ना। सेल का अमाउंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए, सो मिस गीता 9 लाख रुपीज हो गया। गीता के अकाउंट में भी एंट्री आ जाएगी इधर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से, 9 लाख रुपीज से, बराबर है। चलो, उसके बाद में उसने एक्सपेंस किया है 10,500 का, बराबर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू, अब कैश नहीं लिख सकता, मैंने किया नहीं, कंसाइनी ने किया, कंसाइनी का नाम आ जाएगा टू मिस गीता अकाउंट। और क्या क्या खर्चा किया उसने मैं नाम लिख देता हूँ, सबके एक साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़े। तो कैरीज का खर्चा किया इसने 10,500 और उसका एक तो कमीशन का खर्चा है और एक उसने 2,500 का रिपेयरिंग का खर्चा किया है। सो रिपेयरिंग का 2,500 और उसको कमीशन देना है सेल के ऊपर,
तो कमीशन देना है, तो कमीशन का खर्चा कितना 9 लाख का 6%, तो कितना हो गया 54,000। तो ये 54,000, तीनों को करो आप प्लस, तीनों को प्लस करोगे तो कितना आता है 67,000। तो ये हो गया आपका 67,000। करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इसके पर्सनल लेजर में भी जाएगी। यहां पे आप लिखोगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने से 67,000, बराबर। चलो ये हो गया, सारे एंट्री हमने कर दी, यहाँ पे मिस गीता के नाम से भी कर दी। चलो अब क्या करना है, अब हमारा सीधा अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना बाकी है, तो उस पे जाते हैं हम। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स सेंड किया था आपने, ये रहा 9 लाख का गुड्स आपने सेंड किया था टोटल अमाउंट का, और 1000 यूनिट्स पे, तो मैंने लिख दिए 1000 यूनिट्स, 1000, और ये अमाउंट में लिख दिया मैंने 9 लाख, बराबर है। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स कंसाइनर के कितने हैं, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था नॉन रिकरिंग, उसने तो दोनों नॉन रिकरिंग ही किया है। तो इधर देखो अकाउंट में हमने डेबिट कर रखा है, कितना है 10,900, यूनिट्स तो रहती नहीं इसकी, 10,900। और इधर डिटेल दे दो आप कि आपने कौन कौन से खर्चे ऐड किए हैं, तो 7650 प्लस 3250, तो ये 10,900 हो गया। टोटल करो यहाँ पे, तो टोटल आप करोगे तो 1000 हो गया, और इधर टोटल करोगे तो 9,10,900 आ जाता है, बराबर। नॉर्मल लॉस जैसा यहाँ पे है नहीं, तो आप चाहते तो इसको फॉर्मेट से स्किप भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे फिक्स फॉर्मेट आपका रहे इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली छोड़ने वाले हैं, बराबर है। तो ये वापस से कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000, बराबर, और ये भी सेम टू सेम आ जाएगा, बराबर है, फाइन। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो ये एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ बताओ, तो हमने 1000 भेजे तो उसको कितने मिले 950, दैट मीन 50 रेडियो सेट का आपका लॉस हुआ है। तो यहां पे मैं लिखूं 50, क्लियर है कैसे आया, तो ये 1000 माइनस 950 करके आया, बराबर। अब 50 का करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट रहेगा वो भी तो लिखना है, तो कॉस्ट कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना। देखो ये 9,10,000 जो है, 9,10,900 जो है, ठीक है, वो कितने का है, 1000 का कॉस्ट है, बराबर। तो 50 का कितना, ये खर्चा इतने का है, तो 50 का कितना प्रोपोर्शनेटली आपको लेना है, बराबर है। तो कितना आता है, तो कैलकुलेट करो कैलसी पे फटाफट। तो देखो ये रहा मेरा 9,10,900 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आया मेरा 45,545। सो ये आ गया मेरा 45,545, बराबर। और 1000 माइनस 50 करके 950, और इधर बचेगा आपका ये 8,65,355। अब इसके बाद में जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंसाइनी ने कितने नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर किए, तो ये देखो कंसाइनी ने जो एक्सपेंडिचर्स किए उसके लिस्ट है, बराबर। कंसाइनी ने एक तो देखो कैरेज का किया, फिर रिपेयरिंग और कमीशन का किया। जो रिपेयरिंग का खर्चा किया वो तो उसने क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर किया, और क्लोजिंग स्टॉक तो मतलब अपन कौन से नॉन रिकरिंग में कंसिडर करते हैं, जो एक बार कंसाइनी को गुड्स मिलने तक जितने भी खर्चे हुए, तो वो तो मिलने के बाद में हो गया, बराबर है, गोदाम पे, तो इसीलिए वो खर्चा यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन रिकरिंग नहीं है। और कमीशन तो कभी नॉन रिकरिंग होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो सेल के बाद मिलता है, बराबर। तो कैरेज ही एक साथ 10,500 का एक्सपेंडिचर जो आपका नॉन रिकरिंग है कंसाइनी का, तो उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 10,500, बराबर है, और 10,500, और इसको अगर मैं टोटल करूं तो ये आ गया 950, और ये आ गया आपका 8,75,855। क्लियर है। अब ध्यान से देखना कि अब क्लोजिंग मेरे पास अनसोल्ड यूनिट्स कितने पड़े हैं, अनसोल्ड यूनिट्स जो बिके नहीं, टोटल मैंने कितने भेजे थे 1000 भेजे थे, उसमें से 50 का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, और उसने बेचे कितने 750, तो बोलो बचे कितने उसके पास, बचे कितने 200 सेट, बराबर है, या 200 यूनिट्स, बराबर है। अब मैं करता हूं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में जो 200 यूनिट बची है उसका कॉस्ट कितना होगा, तो देखिए टोटल कॉस्ट ये इतना है किसका 950 यूनिट्स का, तो 200 का कितना प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना है। तो देखिए 8,75,855 डिवाइड बाय, मैं करूंगा ये 950 और मल्टीप्लाई बाय 200,
तो कैलकुलेशन करो और कितना होता है ये 8,75,855 डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 200 इट्स कम्स 8,84,391 कर देता हूं मैं, राउंड अप कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका वो 390.53 आ रहा है, तो मैं इसको कर दिया 391। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 1,84,391। तो क्लोजिंग स्टॉक मैं यहां पे लिख देता हूं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है ना। एंट्री बताया ना क्लोजिंग स्टॉक की, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इधर लिख दिया। अच्छा कहां पे है ये वर्किंग नोट नंबर 1 में है, बराबर। कितना आ गया 1,84,391, बराबर है। अब एब नॉर्मल लॉस का भी एडजस्टमेंट करते हैं, तो देखो एब नॉर्मल लॉस का अमाउंट ये रहा, इसके बाइफर्केशन करते हैं, दो ब्रांच बन रही है यहाँ पे, सेल ऑफ स्क्रैप वाला तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिला, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिला है, क्वेश्चन में ये लिखा है ना 35,000 मिला है, बराबर। तो 45,545 में से आपको 35,000 तो मिल गया, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको नहीं मिला। दैट मीन वो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वही आपका क्या है, एक्चुअल में लॉस हुआ है। सो एक्चुअल लॉस बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, तो कितना बचेगा ये आपका बचा 10,545 बचा, बराबर। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखो क्या क्या लिखूंगा। एक तो बाय इंश्योरेंस कंपनी से मुझे जो भी मिलने वाला है उतना मैं लिखूंगा। मैंने एंट्री बताई थी आपको, ठीक है ना, इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट टू कंसाइनमेंट कितना 35,000, बराबर है। फिर आपको क्या करना है, लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस, एब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है वो 10,545। यहां पे आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1, दोनों के लिए वर्किंग नोट नंबर, मतलब एक ही वर्किंग नोट से हमने दोनों का कैलकुलेशन कर दिया, एब नॉर्मल का भी कर दिया और आपका कंसाइनमेंट स्टॉक का भी कर दिया। वरना कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन से खर्चे लेने, उसमें कम नहीं लेना वगैरह, ऐसा कुछ रहता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इवन अगर नॉर्मल लॉस भी हो तो भी आपका इसी फॉर्मेट से हो जाएगा, बराबर है। चलो अब ऑलमोस्ट सारा कुछ लिख चुके हैं। आप देख सकते हो कि जो लॉसेज होता है एबनॉर्मल लॉस, उसके तीनों पॉइंट इधर ही आएंगे। देखो इंश्योरेंस कंपनी आ गया, एक्चुअल लॉस का भी आ गया, और अगर सेल ऑफ स्क्रैप भी होता है तो भी बाय कैश के नाम से इधर ही आता। एक बार एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको बहुत इजी लगेगा, बराबर। चलो अब मैं प्रॉफिट और लॉस फाइंड करता हूँ। तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ क्योंकि इस साइड ज्यादा दिख रहा है। ये टोटल करूं मैं, सो 545 और 1,84,391, ये टोटल आ गया आपका 11,29,936, 11,29,936 माइनस करो ये डेबिट वाला, तो ये 9 लाख माइनस किया, 10,900 माइनस किया और 67,000 माइनस किया, ये आया आपका 1,52,036। ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बराबर है। ये प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे भी क्लोज करते हैं इसको। तो जो भी देखो यहाँ पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको कैश या बैंक लिखना है कब, जब आपका फुल सेटलमेंट हो चुका है, मतलब फाइनली ईयर एंड में क्या किया हमने, जितना पेमेंट उससे लेना था वो सारा हिसाब कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बैलेंसिंग फिगर क्या लिखना है, कैश बैंक अकाउंट, बराबर है। और अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है इनकेस, तो फिर आपको क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है, फिर आपको उसको बैलेंस शीट में शो करना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि फुल सेटलमेंट हो गया है, तो यहाँ पे 9 लाख हो गया टोटल, और इधर भी 9 लाख आएगा, 9 लाख माइनस 67,000, तो 9 लाख माइनस 67,000, ये आ गया 8,03,000, 8,33,000। तो यहां पे आप लिखोगे बाय कैश बैंक लिख देते हैं, बाय कैश बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है कि कैसे मिला है पेमेंट, तो कैश बैंक लिख देते हैं, बराबर। तो 8,33,000 का पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो क्लियरिटी देखो, प्रॉफिट कितना हुआ कंसाइनमेंट के बिजनेस से, 1,52,036 का, और उस कंसाइनी से मतलब कि उस गीता से हमें कितना लेना है, 8,33,000 का अमाउंट फाइनली सेटलमेंट के रूप में लेना है, बराबर है। तो बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन करोगे बिना देखे, इसको पहले इसी क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करो आप, ठीक है ना, और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से टाइम पे मेहनत करोगे तो आपको क्या होगा, ये हेल्प करेगा आप एग्जाम के टाइम में, बराबर है। चलो तो इतना आप आज के लिए इतना कर दो आप, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो।